जय हिंद साथियों। हम लोग भूगोल के एक महत्वपूर्ण सेक्शन भौगोलिक विचारधारा यानी ज्योग्राफिकल थॉट से प्रश्नोत्तर कर रहे थे और ये प्रश्नोत्तर यहाँ से बहुत सारी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश हो या हिमाचल प्रदेश या हरियाणा, जहाँ भी उच्चतर शिक्षा में भूगोल के प्रोफेसर्स की परीक्षाएँ होती हैं वहाँ यहाँ से प्रश्न काफ़ी आते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएँ हों। तो इसी कड़ी में ये जो है हमारा चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो आ चुके हैं और उन 3 वीडियोज़ के लिंक बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 140 तक देख लिया था, 141 से परिमाणात्मक क्रांति यानी क्वांटिटिव रिवोल्यूशन के विकास में नूतन अध्ययन क्षेत्र प्रारंभ किया गया जो सामाजिक भौतिक विज्ञान कहलाता है और जो स्पष्ट करता है कि समाज की विमाएँ भौतिक विमाओं के समरूप है और ये लोगों की संख्या, दूरी और समय को समाविष्ट करती है। ये किसने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया जे.क्यू. स्टीवर्ट। जे.क्यू. स्टीवर्ट का ये है कथन है, इसमें व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। प्रश्नगत कथन जे.क्यू. स्टीवर्ट का है। एडवर्ड उलमैन ने बहुकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने 1945 के अपने लेख द नेचर ऑफ सिटीज में इस सिद्धांत के अनुसार नगर भू उपयोग प्रतिरूप प्रायः अलग अलग बहुत से केंद्रों के चारों ओर विकसित होता है, न कि केवल एक ही केंद्र के चारों ओर। तो उलमैन का बहुकेंद्रीय सिद्धांत था और स्टीवर्ट का क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन से इसका सिद्धांत था। अगला प्रश्न हमारा 142वां है। नीचे दिए 2 कथन दिए गए हैं, तो इसमें एक कथन है, एक कारण है। परिमाणात्मक क्रांति का मुख्य जोर भूगोल में नियम निर्माण, मॉडल निर्माण और सिद्धांतीकरण को लाना है। बिल्कुल सही कथन है, कथन सही है। और दूसरा है इसका कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युवा भूगोलवेत्ताओं को समझ आया कि अनुभविक, विवरणात्मक और गजेटियर भौगोलिकी प्रकार के भूगोल को साहित्य की भाषा के बजाय गणितीय भाषा के उपयोग द्वारा त्यागा जाए। तो अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है गणितीय भाषा का उपयोग किया जाने लगा। तो ये भी सही है, यानी व्याख्या भी कर रहा है, तो कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए सी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ व्याख्या भी देख लेते हैं। ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल के क्षेत्र में परिमाणात्मक या मात्रात्मक क्रांति का विकास हुआ। इस संकल्पना का बहुत प्रमुख उद्देश्य भौगोलिक भाषा में सुधार करना एवं नियम निर्माण, मॉडल निर्माण और सिद्धांतीकरण करना था। इस तरह कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 143 की तरफ आते हैं हम लोग। सूची है, इसमें मिलान करना है, जिसमें एक तरफ विचारक हैं और दूसरी तरफ उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं। तो सीधे हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कौन किससे संबंधित है। सूची ए में है टी हैगरस्ट्रैंड। तो हैगरस्ट्रैंड संबंधित है नव परिवर्तनों का भौगोलिक प्रसार, यानी ये जो है प्रसार से, डिफ्यूजन से संबंधित है। विलियम बुंगे सैद्धांतिक भूगोल, ये क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन से हैं। और गिलबर्ट वाइट बाढ़ के प्रतिमानों की प्रतिक्रियाएं हैं। और वाल्टर इजार्ड जो है क्षेत्रीय विश्लेषण की पद्धतियां, जो कि वाल्टर इजार्ड ने दी थी। अगला है प्रश्न 144 है, ये भी सूची है, मिलान करना है। तो प्रश्न नंबर 144, इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। किताब दिया हुआ है और एक तरफ भूगोलवेत्ता दिया हुआ है। तो कुछ मतलब ऑटो स्लोटर संबंधित हैं। भूदृश्य के दृश्यगत विषय वस्तु। और रिश्तोफोन है, चीन का अध्ययन किया था। रिश्तोफोन चीन भेजा था इनको, जो है ऑस्कर पैसल दास ऑसलैंड लिखा था। दास ऑसलैंड पत्रिका थी जिसका प्रकाशन करते थे ऑस्कर पैसल। और फ्रेडरिक रेडजल जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी से संबंधित हैं। तो 144 प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 145, भूगोल में मानववाद के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मानववाद मानव को मशीन के रूप में नहीं लेता है, और ये सही है। मानववाद मानव को मशीन के रूप में नहीं लेता है। मानववादी भूगोल मानवीय जागरूकता, मानव चेतना और मानव सृजनात्मकता को महत्व देता है, तो ये भी सही कथन है। मानववादी सतह की ज्यामितीय उदाहरणों के स्थान पर स्पेस एवं प्लेस के न्यूनीकरण को स्वीकार करते हैं, तो ये कथन सही नहीं है। मानववाद प्रत्यक्षवाद और परिमाणात्मक क्रांति के विरुद्ध आलोचना के रूप में विकसित हुआ। बिल्कुल, मानववाद जो है परिमाणात्मक क्रांति के विरुद्ध स्वरूप विकसित हुआ था, तो सी वाला कथन इसमें हो जाएगा। मानववाद की संकल्पना को निर्मित करने में प्राथमिक तौर पर विलियम क्रीक ने पहल की। किसने पहल की? क्रीक ने। परंतु मानववाद शब्द के पहले उपयोगकर्ता तुआन थे। मानववाद शब्द का पहले प्रयोग किसने किया था? तो तुआन महोदय ने किया था। तुआन के अनुसार मानववाद वो परिदृश्य जिसमें मानव या स्थान के बीच के संबंधों को वैज्ञानिक रूप से व्याख्यायित किया जाता है। प्रश्न नंबर 146 है, 146 में देखते हैं, ये भी सूची है और इसमें जो है दार्शनिक उपागम है और दूसरी तरफ समर्थक दिए हुए हैं। तो इसमें सूची की तरफ देखते हैं हम लोग। आदर्शवादी हैरिस एवं गुल्के हैं। घटना क्रिया विज्ञान संबंधी राल्फ हैं और अत्यांतिक है बुंगे और कल्याणकारी भूगोल स्मिथ। प्रश्न नंबर 146 हो गया। 147 की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन टेलीलॉजिकल यानी उद्देश्यवादी विचारों के दृढ़ समर्थक हैं? तो ये इसमें जो है आपका टेलीलॉजिकल तो एक थे रिटर, लेकिन रिटर यहाँ दिया नहीं है। तो
इसमें ग्योट हो जाएगा। ग्योट टेयोलॉजिकल विचारों के दृढ़ समर्थक थे। रेटजल जो है जर्मनी भूगोलवेत्ता थे और ये नियतवादी के प्रवर्तक थे। कौन? रेटजल। इन्हें मानव भूगोल तथा राजनीतिक भूगोल का जनक कहा जाता है रेटजल को। रेटजल ने लेवेंसराम की संकल्पना दी और रेटजल की किताबें जो थी एंथ्रोपोजोग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी। प्रश्न नंबर 148 है, इसमें भी सूची दी हुई है, पुस्तकें दी हुई हैं, लेखक दिए हुए हैं। तो द नेचर ऑफ ज्योग्राफी हार्टस्टोन की किताब है और एक दूसरी किताब भी लिखी थी हार्टस्टोन ने, द पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ द ज्योग्राफी, 20 साल बाद लिखी थी इसकी। और द अर्बन क्वेश्चन यम कैस्टेलस ने लिखा था। सोशल जस्टिस एंड द सिटी डेविड हार्वे की है। लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी पीटर हैगेट की किताब है। तो ये हो गया जो है किताबों से संबंधित। प्रश्न नंबर 149 दिया है, द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक कौन है? द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक है हंटिंगटन। इलिसवर्थ हंटिंगटन अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। ये नियतवादी विचारक थे। इन्होंने बताया किसी भी संस्कृति के विकास में जलवायु की भिन्नता का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उन्होंने जलवायु के आधार पर विश्व को विभिन्न प्रदेशों में विभक्त किया और इनकी किताबें थी द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, द पल्स ऑफ एशिया 1907 में लिखी थी, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट 1915 में लिखी, करेक्टर एंड रेसेस और मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, इकोनॉमी एंड सोशल ज्योग्राफी, ये भी लिखी थी हंटिंगटन ने। और प्रश्न नंबर 150 है, वो कॉस्मोग्राफी किस पद की रचना किसने की? तो कॉस्मोग्राफी पद की रचना हम्बोल्ट ने की थी। जियोग्निजिया इनकी किताब थी, एक तो ध्यान रखना। जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वार हम्बेल्ट ने क्रमबद्ध तथा प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट किया। इन्होंने पृथ्वी को मानव का घर बताया। इनकी किताबें जो थी कॉस्मोस और एशिया सेंट्रल है। हम्बोल्ट कार्य कारण अंतर संबंध में विश्वास रखते थे। ये क्रमबद्ध पद्धति के पक्षधर थे। प्रादेशिक पद्धति के पक्षधर रिटर थे और क्रमबद्ध के हम्बोल्ट थे। प्रश्न नंबर 151 जो कि संबंधित है आपका सूची मिलान करना है, तो सीधे सूची मिलान पे आते हैं। हम लोग देखते हैं कौन कौन से किससे संबंधित है। तो विविधता में एकता, एक कार्ल रिटर ने कहा था। सामाजिक निश्चयवाद फ्रेडरिक रेटजल है इससे संबंधित। समग्र स्थलीय यानी टेरेस्ट्रियल होल ब्लास्ट की संकल्पना है और अन्योन्य क्रिया जीन ब्रून्स की संकल्पना है। प्रश्न नंबर 151 वो दार्शनिक विचार जिसके अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति की रचना के लिए स्वयं जिम्मेदार है जाना जाता है प्रत्यक्षवाद के लिए। तो प्रत्यक्षवाद के लिए जाना जाता है। प्रत्यक्षवाद के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति की रचना के लिए स्वयं जिम्मेदार माना गया है। प्रत्यक्षवाद का प्रादुर्भाव फ्रांस ने 1830 के दशक में फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात आगस्ट कॉम्टे द्वारा हुआ। विज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव से जोड़ने का प्रयास प्रत्यक्षवाद या अनुभविकतावाद कहलाता है। प्रत्यक्षवाद के विचारकों का मानना था कि प्राकृतिक विज्ञानों की ही भांति सामाजिक विज्ञान भी कार्य कारण आधार पर विकसित होते हैं, अतः सामाजिक संबंधों का भी विज्ञान होना चाहिए। तो ये प्रश्न नंबर 51 हो गया। प्रश्न नंबर 152 देखते हैं। द अर्धकुंडे वर्ष 1817 में प्रकाशित हुई। इसके लेखक कौन थे? तो अर्धकुंडे लिखे थे कार्ल रिटर महोदय ने। कार्ल रिटर की सबसे महत्वपूर्ण कृति थी द अर्धकुंडे, जो 1817 से 1859 तक या 19 खंडों में प्रकाशित हुई। इनके अनुसार जिस प्रकार शरीर आत्मा के लिए होती है उसी प्रकार पृथ्वी मानव के लिए। रिटर की अन्य रचना थी यूरोप, एक भौगोलिक ऐतिहासिक एवं सांख्यिकी चित्रण थी, जो 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी। क्रमबद्ध पद्धति पर आधारित थी। कार्ल रिटर ने प्रादेशिक उपागम का अनुसरण किया। अगला प्रश्न है 152 हो या 153 है, शायद 153 है। पुस्तक और भूगोलवेत्ता दिया हुआ है, सूची मिलान करना है यहाँ पर। तो सीधे सूची की तरफ चलते हैं, देखते हैं। जियोग्राफिया जो है स्ट्रैबो से संबंधित है। कॉस्मोस हम्बोल्ट, नेशंस एंड नेशनलिटीज रेक्ल्यूज, एंथ्रोपोजोग्राफी रेटजल। प्रश्न नंबर 154 सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी हंटिंगटन महोदय ने। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट हंटिंगटन ने लिखी। हंटिंगटन अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने मानवीय क्रियाकलापों पर जलवायु के प्रभाव को बड़े विस्तार से स्पष्ट किया और इनकी और किताबें थी द पल्स ऑफ एशिया, करेक्टर एंड रेसेस, मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन और इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी। प्रश्न नंबर 155 मानव भौगोलिक शब्द को रेटजल ने गढ़ा और उनके द्वारा इसका प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया गया। तो किसके लिए किया गया था? मानव भौगोलिक शब्द जो यानी एंथ्रोपोजोग्राफी मानव और प्रकृति के बीच मैत्रीपूर्ण वेदक्रम संबंध का अध्ययन करता है। तो इससे संबंधित है ये। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मानव भौगोलिक शब्द रेटजल ने गढ़ा और उनके द्वारा इसका प्रयोग मानव तथा प्रकृति के बीच मैत्रीपूर्ण व्युत्क्रम संबंध के अध्ययन के लिए किया जा गया। रेटजल का मत था कि मानव अपने पर्यावरण की उपज है और पर्यावरण की प्राकृतिक शक्तियां ही मानव जीवन को ढालती हैं। मनुष्य तो केवल वातावरण के साथ मांग के साथ ठीक समायोजन करता है और उसके अनुसार अपने को योग्य बनाता है। तो 156 नंबर का प्रश्न है। 156 नंबर का प्रश्न भूगोल शास्त्रियों के निम्नलिखित योगदानों के क्रम का पता लगाइए। अब इसमें कौन कौन से पहले आए, यानी किस पुस्तक को किसने पहले लिखा? तो प्रजातियों का उद्भव, उसके बाद कॉस्मॉस, मानव भौगोलिक और वैज्ञानिक भूगोल। तो इसमें पता होना चाहिए कौन किसकी रचना है, फिर कब कौन आया। तो इसमें कॉस्मॉस जो हम्बोल्ट ने लिखी, उसके बाद में मानव प्रजातियों का उद्भव
नहीं, ये वैज्ञानिक भूगोल जो कि रिटर की है। तो इसमें देखते हैं प्रजातियों का उद्भव कॉस्मस हमबोल्ट हो गया, फिर प्रजातियों का उद्भव डार्विन है, और कार्ल रिटर, फिर मानव भौगोलिक रेटजल। तो इस तरीके से ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 156 है, निम्नलिखित में से कौन नौ निश्चयवाद के समर्थक हैं? तो नौ निश्चयवाद के समर्थक ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने ही दिया था नौ निश्चयवाद, जिसको स्टॉप एंड नौ निश्चयवाद के समर्थक अमेरिकन विद्वान ग्रिफिथ टेलर हैं। इसका प्रतिपादन इन्होंने 1938 में किया। इसे रुको और जाओ यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेशन तथा साइंटिफिक डिटर्मिनेशन भी कहा गया। OH के स्पेट ने ऐसी विचारधारा के लिए प्रोबेबिलिज्म शब्द दिया था। तो प्रोबेबिलिज्म शब्द किसने दिया था? HO के स्पेट ने। टेलर के अनुसार मनुष्य एक स्वतंत्र कारक नहीं है, यह किसी क्षेत्र का विकास करने को धीमा करने अथवा विकास को रोकने में सक्षम है, परंतु यदि वो बुद्धिमान है तो उसे प्राकृतिक वातावरण द्वारा निर्देशित दिशा में ही अपने ज्ञान एवं ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वातावरण के नियंत्रण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रश्न नंबर 156 है, कॉस्मॉस के लेखक, ये तो देखना नहीं है, हमबोल्ट महोदय हैं। इसकी रचना इन्होंने 1845 से 1862 के मध्य की थी, जो 5 खंडों में प्रकाशित हुई। कॉस्मॉस की रचना इन्होंने बर्लिन में रहकर की थी, और प्रथम खंड में इन्होंने ब्रह्मांड की सामान्य जानकारी दी। द्वितीय खंड में इसमें आदिकाल से तात्कालिक समय तक के मानव द्वारा पृथ्वी की खोज तथा उसके इतिहास का वर्णन है, और तीसरे खंड में खगोलकी का वर्णन है। चौथे खंड में पृथ्वी तथा मानव के संबंध का वर्णन है, और 5वें खंड में मृत्यु पश्चात प्रकाशित हुआ ये, और इसमें वनस्पति एवं जीव भूगोल का वर्णन है। तो इस तरीके से 157 नंबर का प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अरब के किस भूगोल शास्त्री ने अपनी सेवाएं प्रदान की? तो इब्न बतूता याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अरब निवासी इब्न बतूता ने अपनी सेवाएं प्रदान की। दिल्ली के सुल्तान ने उसे चीन में अपना राजदूत नियुक्त किया। इब्न बतूता ने मिस्र, सीरिया, फारस, अरब, जंजीबार, एशिया माइनर, कुस्तुनतुनिया, बुखार, भारत, मालदीव, श्रीलंका, सुमात्रा, चीन की यात्राएं की। उसने कुल मिलाकर 25 वर्ष यात्रा की, और इस काल में 75,000 मील से अधिक के भाग पर उसने यात्रा की। उसने रेहला नामक ग्रंथ की रचना की। रेहला किस रचना है? रेहला है इब्न बतूता की। तो प्रश्न नंबर 157 देखते हैं, 157, किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक, इसमें रेटजल और ब्लास दोनों दिया है, तो रेटजल को लगाएंगे, यही मानव भूगोल के जनक हैं, और अगर रेटजल नहीं होता तो ब्लास को लगाते। मानव भूगोल के जनक रेटजल को कहा जाता है, जबकि ब्लास संभववादी विचारधारा के प्रतिपादक थे। इन्होंने एनल्स दी ज्योग्राफी पत्रिका का संपादन किया। ब्लास ने टेबल डी ला ज्योग्राफी डी ला फ्रांस नामक पुस्तक प्रकाशित की। इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति मानव भूगोल थी। प्रश्न नंबर 158 की तरफ जाते हैं हम लोग। सूची है, दृष्टिकोण और योगदान करता है, तो कौन किससे संबंधित है? तो नौ निश्चयवाद पता ही है, ग्रिफिथ टेलर। कल्याणपरक भूगोल DM स्मिथ। व्यवहारगत विलियम क्रिक। आधुनिक मानवतावादी गुमन ओल्सन। 158 हो गया। 159, वाणिज्यिक भूगोल के प्रणेता कौन है? तो वाणिज्यिक भूगोल के प्रणेता हैं जीजी चिसोल्म। वाणिज्यिक भूगोल के प्रणेता जीजी चिसोल्म है। मैकेंडर ने हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मैकेंडर ने 1909 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के समक्ष इतिहास की भौगोलिक धुरी नामक शोध पत्र प्रस्तुत किया, और 1919 में मैकेंडर ने डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटी नामक पुस्तक प्रकाशित की। ब्रिटिश भूगोलता पैट्रिक गिडीज ने क्षेत्रीय सर्वेक्षण की संकल्पना का प्रतिपादन किया, और इन्हें व्यवहारिक भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। 1904 में हर्बस्टन ने रॉयल ज्योग्राफिकल ऑफ सोसाइटी के समक्ष विश्व के प्राकृतिक प्रदेश शोध पत्र प्रस्तुत किया, जो 1905 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आता है, और विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों को 15 भागों में विभाजित किया। प्रश्न नंबर 160 है, निम्नलिखित दार्शनिकों में से किसने अनेकता में एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये कार्ल रिटर महोदय हैं, अभी देखा था हमने, तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कार्ल रिटर ने अनेकता में एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अर्धकुंडे रिटर की महत्वपूर्ण कृति है। इमैनुअल कांट कोनिक्सनबर्ग में जर्मन दार्शनिक भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने भूगोल को दार्शनिक आधार दिया। इन्हें आर्मचेयर भूगोलवेत्ता कहा जाता है। 1750 में कांट की 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जो खगोलकी से संबंधित थे, जनरल नेचुरल साइंस, थ्योरी ऑफ हेवन और अनकुंडुइंग। कांट की ज्योग्राफी ऑफ कोरोलॉजी की संज्ञा दी। कांट ने ज्योग्राफी को कोरोलॉजी की संज्ञा दी। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जर्मन भूगोलवेत्ता थे। ये मुख्यतः भौतिक भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने पृथ्वी को मानव का घर बताया। कॉस्मस तथा एशिया सेंटिनल इनकी प्रमुख कृति है। नेक्स्ट प्रश्न 161, ईसी सैंपल निम्नलिखित में से किस स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से संबंधित थी? तो ये अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से संबंधित थी। ये जो है रेटजल की शिष्या थी। यहाँ देख लेते हैं, ईसी सैंपल अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से संबंधित थी, रेटजल की शिष्या थी तथा नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी, और इनकी किताबें थी अमेरिकन हिस्ट्री इन इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशन, पहले प्रकाशित हुई। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट बहुत बार आता है यहाँ से प्रश्न। द ज्योग्राफी ऑफ मेडिटेरियन रीजन, इट्स रिलेशन ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री। और नियतिवाद के संबंध में इनका कथन किया था, मानव पृथ्वी तल की उपज है। रशियन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के प्रमुख भूगोलवेत्ता अनुचिन, VA गेरोसन, IP आदि थे। ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के प्रमुख भूगोलवेत्ता मैकेंडर,
जिनकी प्रमुख कृषि डेमोक्रेटिक आइडियाज़ एंड रियलिटीज़ थी। रिचर्ड शोरले, जेम्स हटन, पीटर हैगट, चार्ल्स डार्विन आदि थे। फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के प्रमुख हुए था अगस्त काम्टे और ब्लास फेवरे लुसियन, ये सब थे। नेक्स्ट प्रश्न है 162। भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज किस स्कूल से संबंधित थे? तो इरेटोस्थनीज ग्रीक थे। भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज ग्रीक भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इन्होंने ज्योग्राफिया नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने पृथ्वी तल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन का भूगोल का विषय बताया। रोमन स्कूल यानी भूगोलवेत्ता थे, इससे संबंधित थे। और लोग थे जैसे स्ट्रेबो थे, टॉलमी, प्लिनी, पोम्पेलियस, मेला, ये सब रोमन जोग्राफर थे। इसी प्रकार अरब भूगोलवेत्ता थे अल मसूदी, इब्न हाकल, अल वाल्की, अल इदरिसी, इब्न खालदून। नेक्स्ट प्रश्न है 163। निम्नलिखित में से कौन लीपले के स्थल कार्य लोक के त्रय से काफ़ी प्रभावित थे तथा उन्होंने पर्यावरणीय कार्य जैव के वैकल्पिक तृत्व को अपनाया? तो ये गिडीज महोदय थे। गिडीज महोदय लीपले के कार्यस्थल लोक के तृत्व से काफ़ी प्रभावित थे। इन्होंने पर्यावरण कार्य जैव के वैकल्पिक तत्व को अपनाया। गिडीज हक्सले के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? हक्सले के। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व भूगोल को दिशा को निर्धारित करने में पैट्रिक गिडीज की क्षेत्रीय सर्वेक्षण की संकल्पना विशेष महत्व। तो क्षेत्रीय सर्वेक्षण की संकल्पना किसकी है? गिडीज की है। इन्हें ब्रिटेन में व्यवहारिक भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। किसको? गिडीज को। इन्हें ब्रिटेन में व्यवहारिक भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। रक्सबी की बुक थी हैंडबुक ऑफ चाइना, इसका प्रकाशन 44 में हुआ। 1904 में ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हर्बर्टसन ने रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के समक्ष विश्व के प्राकृतिक प्रदेश शोध पर प्रस्तुत किया, जो 1905 में प्रकाशित हुआ। 164। किस भारतीय भूगोल शास्त्री ने ज्योग्राफी ऑफ पुरानाज नामक पुस्तक लिखी? तो एस.एम. अली ने लिखी थी। ज्योग्राफी ऑफ पुरानाज नामक पुस्तक एस.एम. अली ने लिखी। जापान इन दी ब्ल्यूकायरस पी करन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उर्दू भाषा के कवि एम सफ़ी द्वारा लिखी गई पुस्तक थी दिल की दुनिया। बी दुबे द्वारा लिखी गई पुस्तक थी नो नीड टू काउंट ए प्रैक्टिकल अप्रोच टू केजिन ब्लैकेक। और 165 इसमें मिलान करना है आधुनिक भारतीय भूगोल शास्त्री और कौन सी विशेषज्ञता है इसकी। तो देखिए आर.एल. सिंह है बस्ती भूगोल से, जी.एस. घोषाल जनसंख्या भूगोल, सी.डी. देशपांडे शहरी भूगोल और बी.एल.एस. प्रकाश राव प्रादेशिक विकास और नियोजन से संबंधित है। 165 निम्नलिखित में से कौन विद्वान व्यवहारगत भूगोल से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है। तो देखिए डब्ल्यू के किंग हैं, पीटर गोल्ड हैं और गिलबर्ट वाइट हैं और वाई.एफ. ट्वान जो है ये नहीं है इससे संबंधित, ये मानववाद से संबंधित है। वाई.एफ. ट्वान मानववादी भूगोल से संबंधित हैं। ट्वान मानववादी शब्द के पहले उपयोगकर्ता थे। वाई.एफ. ट्वान के अनुसार मानववाद वो प्रतिष्ठित है जिसमें मानव तथा स्थान के बीच के संबंधों को वैज्ञानिक रूप में व्याख्यापित किया जाता है। इसके अलावा डब्ल्यू के किंग, गिलबर्ट वाइट, पीटर गोल्ड व्यवहारगत भूगोलवेत्ता थे। पीटर गोल्ड पेंसिल्वानिया के अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने मानसिक मानचित्र बनाया। पीटर गोल्ड किससे संबंधित हैं? मेंटल मैप, मानसिक मानचित्र से। इनकी प्रमुख पुस्तकें थी ज्योग्राफर एट वर्क, मेंटल मैप, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन। 166 भूगोल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया? तो सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफिया में किया था। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया। इन्होंने बताया कि पृथ्वी तल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन को भूगोल का विषय वस्तु बताया। इरेटोस्थनीज सिकंदरिया के संग्रहालय में पुस्तकालय अध्यक्ष थे। इन्होंने भूगोल के 3 प्रमुख योगदान दिए। पृथ्वी की परिधि का आकलन किया, आदिवासी क्षेत्र या निवास जगत के लिए यूक्रेन का मानचित्रण किया, इस निवास जगत का विवरण प्रस्तुत किया। हिपार्कस ने पृथ्वी को 360 अक्षांशों में विभाजित किया। यूनानी भूगोलवेत्ता पॉजिडोनियस भौतिक भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने पृथ्वी की परिधि की माप की। रोमन के होते हुए भी यूनानी भाषा के भूगोलवेत्ता के रूप में स्ट्रेबो को जाना जाता है। ये मुख्यतः प्रादेशिक भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने पृथ्वी को 5 कटिबंधों में विभाजित किया। स्ट्रेबो ने ज्योग्राफिया नामक पुस्तक लिखी जो 17 खंडों में विभाजित है। 167 है शायद। निम्नलिखित में से कौन मानसिक मानचित्र की अवधारणा से संबंधित है? तो ये जो है इसमें गोल्डन नहीं है तो लिंच हो जाएगा। केविन लिंच का संबंध मानसिक मानचित्र अवधारणा से है। मानसिक मानचित्र की अवधारणा सर्वप्रथम 1966 में गोल्ड महोदय ने प्रस्तुत की। गोल्ड के अनुसार मानव का स्थानिक व्यवहार उसके मानसिक मानचित्र के द्वारा क्रियात्मक रूप में होता है जिसे वो निर्मित करता है। पृथ्वी पर उपलब्ध सभी स्थल रूपों, प्रक्रियाओं इत्यादि के लिए मानव द्वारा निर्मित मानसिक मानचित्र ही उत्तरदायी है। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व भूगोल की दिशा को निर्धारित करने में पैट्रिक गिडीज की क्षेत्रीय सर्वेक्षण की संकल्पना का विशेष महत्व था। गिडीज हक्सले के शिष्य थे। गिडीज ने स्थानीय दशाओं से लेकर विश्व स्तर तक के लोगों की जीवन दशा की व्याख्या 3 सूत्रों स्थान, कार्य, लोक के द्वारा की। गिडीज को ब्रिटेन में व्यवहारिक भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। और एफ पेरॉक्स की बात करें तो इन्होंने विकास ध्रुव संकल्पना का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है 167 भूगोलवेत्ता है और संकल्पना है। देख लेते हैं हम लोग। सैंपल जो है पुरातन निश्चयवादी थी और
ब्रांचेज संभावितावाद, डेविस क्रमबद्ध भूगोल, बर्गेस संकेंद्रित क्षेत्र सिद्धांत। 168 ब्लास निम्नलिखित में से किस विचारधारा से संबंध थी? बेडल ब्लास, तो ये संभावितावाद यानी संभववाद से संबंधित थे। ब्लास का संबंध संभावितावादी विचारधारा से है। ब्लास को मानव भूगोल का पिता माना जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तक है टेबला डी ज्योग्राफी डी ला फ्रांस, मानव भूगोल के सिद्धांत। ब्लास ने फ्रांस में इस लघु स्वरूपीय क्षेत्र को पेज कहा, यानी छोटे छोटे प्रदेशों को ब्लास ने पेज कहा। 168 सांस्कृतिक उद्गम की अवधारणा किसने दी? तो ये सावर महोदय ने दी थी। CO सावर महोदय, बी वाला हो जाएगा। कार्ल सावर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं जैव जगत का मानवीय उपयोग, भूदृश्य के आकार की, स्टॉल एवं जीवन, औजार उच्चभूमि कृषि, इसके उद्गम एवं प्रसार, सांस्कृतिक भूगोल। और कार्ल सावर के अनुसार भूगोल में ना तो मानवीय तत्व प्रधान है और ना ही वातावरण के तत्व, प्रत्युत उनके मध्य व्याप्त अंतर संबंध प्रधान तत्व है। इस प्रकार भूगोल अंतर संबंधों का अध्ययन है। उसके अनुसार मानव अपने वातावरण से समायोजन करता है तथा अपनी प्रवृत्ति, उद्देश्य एवं तकनीकी क्षमता के अनुसार वातावरण का उपयोग करता है। इन्होंने यानी सावर ने भूगोल में क्षेत्र विश्लेषण कोरोलॉजी पर बल दिया। 169 वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हिपार्कस महोदय थे। प्रथम व्यक्ति टालमी ने भी विभाजित किया था। हिपार्कस ने अक्षांशों के आधार पर विश्व को क्लाइमाटा अक्षांश की पेटियों में विभाजित किया। वो प्रथम विद्वान था जिसने विश्व को 360 अक्षांशों में विभाजित किया। अक्षांश तथा देशांतर को निश्चित करने के लिए हिपार्कस ने एस्ट्रोलैब नामक यंत्र का आविष्कार किया। ठीक है, ध्यान रखना। 170 पर्यावरण, प्रतिबिंब और निर्णय लेने के बीच एक सशक्त संबंध होता है। ये कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन व्यवहारवाद से संबंधित है। पर्यावरण, प्रतिबिंब और निर्णय लेने के बीच एक सशक्त संबंध होता है। ये कथन व्यवहारवाद से संबंधित है। व्यवहारवाद की संकल्पना का प्रादुर्भाव 1952 में क्रीक ने किया था। मानवतावाद शब्द सर्वप्रथम प्रयोग त्वान ने किया। त्वान के अनुसार मानवतावाद वह परिदृष्टि है जिससे मानव तथा स्थान के बीच के संबंधों को वैज्ञानिक रूप से व्याख्यायित किया जाता है। 171 गणितीय भूगोल के संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो थेल्स और एनाक्सिमेंडर को माना जाता है। थेल्स तथा एनाक्सिमेंडर को गणितीय भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। थेल्स यूनान के प्रथम दार्शनिक तथा यात्री थे जिन्होंने ज्यामितीय तथा अनेक प्रमेयों की रचना की थी। वो प्रथम विद्वान थे जिसने पृथ्वी को मापने का कार्य किया और पृथ्वी के तल पर स्थानों की स्थिति को अंकित करने का प्रयास किया। थेल्स को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने पृथ्वी को पानी में तैरती हुई तस्तरी के रूप में माना। और एनाक्सिमेंडर थेल्स का शिष्य था। उन्होंने नोमोन नामक यंत्र का आविष्कार किया। एनाक्सिमेंडर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया। यहाँ से भी प्रश्न आता है। 171 यानी 2 है ये। मीटरोलॉजी का किताब किसने लिखी थी? तो ये अरस्तु महोदय ने लिखी थी मीटरोलॉजी का किताब। मीटरोलॉजी का पुस्तक अरस्तु ने लिखी। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु आगमनात्मक पद्धति से सिद्धांत प्रतिपादित करने में विश्वास करते थे। उन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना की तथा उसे 4 लाख स्टेडिया के बराबर बताया। 173 आधुनिक भौगोलिक विचारधारा की आधारशिला किसने रखी? तो हम्बोल्ट और रिटर महोदय ने रखी थी। आधुनिक भौगोलिक विचारधारा की आधारशिला हम्बोल्ट तथा रिटर ने रखी। हम्बोल्ट की महत्वपूर्ण कृति है कॉस्मॉस, 1845 में प्रकाशित हुई। हम्बोल्ट पहला व्यक्ति था जिसने स्पेनिश मेसेटा की सही ऊंचाई मापी। उसने 1899 में ओरनिको नदी की खोज की तथा इसका अमेजन से संबंध के सत्य को स्थापित किया। इन्होंने ही पेरू की ठंडी धारा का प्रथम बार अवलोकन कर उसे अंकित किया। और कार्ल रिटर की बात करें तो इसे आधुनिक भौगोलिक विचारधारा का संस्थापक माना जाता है हम्बोल्ट के साथ। और रिटर की महत्वपूर्ण पुस्तक थी अटकुंडे। 174 है। रेडजल का निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। रेडजल का 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मन भूगोल में आधिपत्य था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की अगर बात करें तो 1850 से पूर्व। बिल्कुल। रेडजल ने एंथ्रोपोजोग्राफी शब्द का प्रतिपादन किया। बिल्कुल सही है। रेडजल डार्विन की प्रजातियों के विकास के सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित थे। ये भी सही है। तीनों सही है। तो 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। रेडजल की पुस्तकें थी वाल्कर कुंडे, पृथ्वी एवं जीवन, राजनीति भूगोल। रेडजल ने लेवेंसराम जीवन क्षेत्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। इसका अर्थ होता है एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीवित प्राणियों का विकास होता है। अगला प्रश्न है 174 या 55 है। निम्नलिखित में से कालक्रमानुसार यूनानियों का सही क्रम क्या है जिन्होंने प्राचीन काल में भौगोलिक विचारधारा के विकास में अत्यधिक योगदान दिया? तो इसका हम क्रम देखेंगे यूनानी भूगोलवेत्ताओं का। तो सबसे पहले एनाक्सिमेंडर आते हैं, फिर अरस्तु आते हैं, फिर इरेटोस्थनीज आते हैं, फिर टॉलमी आते हैं। इरेटोस्थनीज प्रथम दार्शनिक था जिसने भूगोल के लिए ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया। उसने भूगोल को पृथक शास्त्र के रूप में स्थापित किया। अरस्तु प्रथम दार्शनिक था जिसने पृथ्वी के आकार को गोलाभ माना। टॉलमी को मानचित्र कला का जनक माना जाता है। 176 निम्नलिखित में से किसने एक वकालत की थी कि इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए और भूगोल को इतिहास की दृष्टि से? तो हेरोडोटस महोदय जो इतिहासज्ञ थे। इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए और भूगोल को इतिहास की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ये कथन का वकालत किया था हेरोडोटस ने।
हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस विश्व भूखंड को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और लीबिया यानी अफ्रीका में विभाजित करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता था। 177 निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार है? तो ये है आपका प्रत्यक्षवाद। मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार प्रत्यक्षवाद है। प्रत्यक्षवाद एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो ज्ञान को तथ्यों और तर्कों के बीच के संबंधों तक सीमित करता है। प्रत्यक्षवाद की अनुभविकवाद इंपीरियलिज्म भी कहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रत्यक्षवाद को संकल्पना फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात विकसित हुई, जिसकी स्थापना 1830 के दशक में अगस्त कॉम्टे ने फ्रांस में की थी। 178 ये कथन किसका है? मिस्र नील नदी की देन है। ये कथन है हेरोडोटस का। मिस्र नील नदी की देन है, ये कथन हेरोडोटस ने कहा। हेरोडोटस प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिसने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना तथा उन्होंने डेन्यूब नदी को विश्व की सबसे बड़ी नदी माना। इन्होंने सर्वप्रथम तापमान तथा वायु की गति एवं दिशा में संबंध स्थापित किया। इनके अनुसार वायु ठंडे प्रदेशों से गर्म प्रदेशों की ओर बहती है, हेरोडोटस के अनुसार। 179 निम्नलिखित में से किस विद्वान ने टॉलमी की पुस्तक में सुधार किया? तो ये अल इदरीसी थे। अल इदरीसी ने टॉलमी की पुस्तक में सुधार किया था। अल इदरीसी ने टॉलमी की पुस्तक में सुधार किया। अल बरूनी की पुस्तकें थीं अल कानून, अल मसूदी, तारिखुल हिंद, द वेस्टिज ऑफ पास्ट, ये अल बरूनी की किताबें थीं। अल बरूनी महमूद गजनवी के आमंत्रण पर भारत आया। 11वीं शताब्दी का काल अल बरूनी काल कहलाता है। भारत में निवास के दौरान ही उसने एक प्रसिद्ध पुस्तक किताब अल हिंद की रचना की। किसने? अल बरूनी ने। लास्ट प्रश्न लोग देख लेते हैं यहाँ पर 180 निम्नलिखित में से किसने मानसिक मानचित्र की अवधारणा विकसित की? तो गोल्ड और व्हाइट महोदय ने मानसिक मानचित्र की जो है अवधारणा दी। मानसिक मानचित्र की अवधारणा गोल्ड और व्हाइट ने किया। हैगर स्ट्रैंड स्वीडिश भूगोलवेत्ता थे। इनकी प्रमुख पुस्तक थी ऑन मोंटे कार्लो सिमुलेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। हैगर स्ट्रैंड व्यवहारिक उपागम का पोषण किया था इन्होंने। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो तब तक आप लोग इसके और वीडियोज़ के पार्ट्स देख लीजिए। तीनों वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।